रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, जुले, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ लद्दाख के बारे में। हिस्ट्री ऑफ लद्दाख के ऊपर जो मैंने एक दूसरा जो टॉपिक शुरू किया है, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम हिस्ट्री लद्दाख की हिस्ट्री को भी थोड़ा देख लें। इससे क्योंकि मैंने अपने वीडियोस जो बनाए उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ लद्दाख के ऊपर मैंने जो बनाए थे, तो उसमें फॉरेनर राइटर्स ने ये एक हाफ ट्रुथ जो मैंने हमेशा हर बुक का रिव्यू करते समय ये आप लोगों को बताया, और एक लद्दाखी को भी पता है, मालूम है कि एक हाफ ट्रुथ ही दिखाया गया है जिन तरह से ट्रेवलॉग्स में दिखाया गया, क्यों बल्कि हाफ ट्रुथ से हम थोड़ा आगे जाके तो उसको नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया है बहुत सारे जगहों पे, जिस तरह से लामास को भी या मोनेस्ट्रीज को भी या होल रीजन को भी या रिलीजन को भी, ख्वाह वो बुद्धिस्ट रिलीजन हो या वो मुस्लिम रिलीजन हो। इसमें अब एक ज़रूरी बात ये हो चुका है कि व्हाट इज़ लद्दाख विदाउट द रिप्रेजेंटेशन और विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटसाइडर्स। तो लद्दाख का एक ट्रू आइडेंटिटी या लद्दाख का एक ट्रू कल्चर क्या है, तो इस बारे में तो मैंने सोचा कि जब भी हम किसी कल्चर के बारे में, किसी आइडेंटिटी या रिलीजन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हिस्ट्री का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हिस्ट्री में तो लद्दाख इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, तो उसको सब कैटेगराइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा, मैं खुद पुरगी हूँ, खुद कारगिल से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो पहले मैं शुरू करूँगा कारगिल की हिस्ट्री से, जिसको पुरिक भी बोलते हैं, पुरिक हिस्ट्री से मैं शुरू करूँगा, और उसके बाद मैं आऊँगा, उसके बाद जो लेह का हिस्ट्री रहा है, जो होल लद्दाख का है एज ए होल हिस्ट्री रहा है, किस तरह से उस वक्त के हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, उनके रिलीजन क्या था, उनके तर्ज ज़िंदगी क्या था, उनके लैंग्वेज क्या थे, या कहाँ से आए थे, या यहीं पे थे या कहीं और जगह से आए हैं, जो रिलीजन अभी अडॉप्ट किए हुए हैं हमने, ये या मुस्लिम है या बुद्धिस्ट है, या ये ऑलरेडी पुरखों से चलता हुआ ये रिलीजन है, या इस रिलीजन से पहले भी दूसरा कोई रिलीजन था जो हमारे लद्दाखी, हमारे आबा व अजदाद मानते थे। तो इस बात को हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम करते आएंगे। तो आज मैं पुरकी जो हमारे पुरख जो अभी जो मॉडर्न जो यूसेज हमारा जो रहा है वो कारगिल ही रहा है, हर जगह हर वक्त कारगिल ही बोलते हैं। जो बहुत ही कम तबके के लोग हैं जो कारगिल को पुरिक बोलते हैं, या सुना तो सब ने है, लेकिन पहले जो पास्ट में कारगिल नहीं बोलते थे, पास्ट में पुरिक ही बोलते थे, लेकिन बाद में कारगिल नाम हो गया। तो इसका भी एक थोड़ा सा हिस्ट्री है, जब हम आ जाएंगे उस पे तो हम धीरे धीरे करके इंशाल्लाह सारों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी पुरिक का नाम आता है तो ये नाम तो हम सब लोगों ने सुना होगा, गाशो ठाटा खान। तो गाशो ठाटा खान के बारे में बात करेंगे आज हम कि गाशो ठाटा खान कौन थे, क्या किया था उन्होंने। तो मैंने जो रेफरेंस लिया है, ये 3 बुक से रेफरेंस लिया है। सबसे जो मेरा बेसिक जो प्राइमरी जो सोर्स है इस मेरे जो वीडियो का, वो है मरहूम काचो सिकंदर अली खान की वो किताब कदीम लद्दाख, और दूसरा जो रेफरेंस है वो है तारीख़ कारगिल, जिनको लिखा गया है हाजी बाकर अली ने। और ये दोनों ही खुद कारगिल से ताल्लुक़ रखते हैं, और अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा नियामत है हम कारगिलियों के लिए कि ऐसे ऐसे अशख़ास भी गुजरे हैं, और हाजी बाकर अली तो अभी भी ज़िंदा है। तो हम दुआगो हैं कि काचो सिकंदर अली ख़ान के दर्जात में इजाफ़ा करे और उनके गुनाहों को मग़फ़िरत करे, और साथ ये भी दुआगो हैं अल्लाह ताला की बारगाह में कि हाजी बाकर अली को तूल उम्र दे और उनके तौफ़ीक़ात में और इजाफ़ा करे। तो इन दोनों किताबों की बात की जाए तो ये जो कदीम लद्दाख के बारे में मैं बात करूँगा, बहुत ही खूबसूरत है, जिनमें न सिर्फ लद्दाख के बारे में ही बल्कि बल्तिस्तान के साथ कैसा हमारा रिश्ता रहा है लद्दाखियों का, और गिलगित के साथ कैसा रिश्ता रहा है, कारगिल में कितने बादशाहों ने आए क्या क्या काम किया, और लेह में कितने बादशाहों ने क्या क्या काम किया, लेह और कारगिल के बीच में क्या राबिते थे उस वक्त के ज़माने में, पूरा डिटेल। और जिस तरह से डोगरा एम्पायर ने इन्वेजन किया था और कारगिल के ऊपर सबसे पहले, उसके बाद ले तो होल लद्दाख ही आ गए थे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बहुत ही बड़ा ज़ख़ीरा है, और मैं तो हमेशा रिकमेंड करूँगा कि खुसूसन स्टूडेंट्स को कि ये बुक
पक्का अपने लाइफ में पक्का एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये जो किताब लिखी गई है वो उर्दू में ही है। जो हमारे जो कल्चर में ऐसे बोलते हैं कि जिनको इंग्लिश ही आता है उनको ही हम एजुकेटेड बोलते हैं, तो जिनको इंग्लिश नहीं आता उनको तकरीबन हम इलिटरेट या अनएजुकेटेड ही बोलते हैं। तो ये यहाँ पे एक बात से मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये अनएजुकेटेड लोग भी पढ़ सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज, नथिंग मोर देन दैट। तो उससे आगे हमें कंसिडर भी नहीं करना चाहिए इंग्लिश को। तो जहाँ तक हाजी बाकर अली की जो बुक है तारीख करगिल, बहुत ही खूबसूरत बुक लिखा है उन्होंने, जिसमें पर्सनल टच हमें देखने को मिलता है। और वो खुद ही एक टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर से 1950s या 60s में से पढ़ना शुरू किया था और लद्दाख के हर जगह घूम चुके हैं वो। और 1960s के बाद उन्होंने जो देखा है, सोशो कल्चरल चेंज देखा है या सोशो पॉलिटिकल चेंजेस देखा है, लोगों के बिहेवियर में चेंज देखा है, एजुकेशन में चेंज देखा है, तो मेनी लाइफस्टाइल्स में चेंजेस उन्होंने देखा है। तो बहुत ही खूबसूरत एक ख़जाना है ये दो बुक्स हम लद्दाखियों के लिए और खुसूसन कारगिलियों के लिए। तो ये जो कदीम लद्दाख आउट ऑफ प्रिंट है, अगर उनके कोई लवाहकीन अगर मेरे इस वीडियो को देख रहा है या कोई जिम्मेदार शख्स जो प्रिंटिंग से ताल्लुक़ रखता हो अगर देख रहा है, तो मेरी गुजारिश है कि इसको रिप्रिंट किया जाए और लोगों में आम किया जाए। और दूसरी बात यह है कि इन वीडियोस का जो सीरीज ऑफ वीडियोस मैं बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमें इस अच्छी तरह से कोई पढ़ाता भी नहीं है या हमारे सिलेबस में भी नहीं है। हालांकि बहुत बड़ा IALS इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लद्दाख स्टडीज़, तो उसमें बहुत सारे जर्नल, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे राइटर्स ने बहुत ही खूबसूरत लिखा है। आप नेट पे चेक भी कर सकते हैं अगर आपको मालूम नहीं होगा तो ऐसा तो है, सोर्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये हमारे आम कल्चर में, एक स्टूडेंट लाइफ में ये राइज नहीं है, ये आम नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। बहुत ही कम लोग ही पढ़ते हैं जो रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत ही शौक रखता हो हमारे कल्चर को लेके, हिस्ट्री को लेके, वो लोग ही पढ़ पाते हैं। जो आम स्टूडेंट्स में ये नहीं, और आम लोगों में भी इतना कुछ इसकी तरफ रुझान देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए मैंने ये शुरू किया है, तो ताकि आप लोग भी थोड़ा पढ़ ले। और मैं यहाँ पे बस थोड़ा आप लोगों को हिंट दे के चला जाऊंगा, सारा डिटेल में इन डेप्थ में नहीं बोलूंगा। वो इसलिए इसका रीज़न यही है कि ताकि आप लोग खुद से पढ़े, बस एक हिंट के सहारे में जाऊंगा आगे। तो हम शुरू करते हैं गाशो ठट्टा खान से। तो अकॉर्डिंग टू काचो सिकंदर खान, शकर चिकतन और सोद की हुकूमत का बानी ठट्टा खान था। तो आबाई वतन ठट्टा खान का गिलगित था। तो यहाँ पे मैं एक बार रुक के आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि गिलगित और बाल्टिस्तान दो अलग अलग जगह है, दोनों का रीजन इंटायरली डिफरेंट है। और हालांकि बहुत सिमिलरिटीज है लेकिन डिफरेंसेस भी बहुत कुछ ज्यादा है। तो जिस तरह से हम बोलते हैं ना कुल्लू मनाली या लाहौल स्पीति, तो हम ऐसा लगता है कुल्लू मनाली दो जगह ही, दो ही मतलब एक ही जगह है, या लाहौल स्पीति एक ही जगह। लेकिन वहाँ पे जाके या उनके लोगों से अगर किसी से मिलके हमें पता चल जाता है कि कुल्लू और मनाली के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा फासला और लाहौल स्पीति के बीच में भी तो बहुत बड़ा फासला है और ये दोनों अलग अलग जगहों के नाम है। तो इसी तरह से ये भी है। तो ये मैं उन लोगों के बोल रहा हूँ जिस तरह से सोचता था, जो मैं पढ़ने के बाद ही मुझे पता चल गया। तो गिलगित और बल्तिस्तान दोनों अलग अलग जगह हैं। तो गाशो ठट्टा खान गिलगित से ताल्लुक रखते थे और वो कदीम गिलगित दर्तिस्तान के शाही खानदान से था। तो किसी वजह से उनके खानदान उनके जानी दुश्मन बन गए और उनको मारने पर तुले। तो वही मौत के डर से वो वहां से भाग के चले गए। तो उनकी पैदाइश का भी अजीब व गरीब किस्सा यहाँ पे काचो सिकंदर अली खान ने अपने बुक में नकल की है। तो वो अजीब व गरीब किस्सा ये है कि कुछ शिकारी लोग पहाड़ पे जा रहे थे, तो उन्होंने एक बच्चे को फूट फूट के रोते हुए पाया और वहां से उनको उठा के लेके आए और ला के अपने शहर में लेके आके उनको पाला पोसा। जब वो बड़ा हो गया तब उनको अपना बादशाह बना दिया। तो यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स जो हो तो उनके लिए मैं बता दूं, ये थोड़ा पैरेलल करता है सोफोक्लिस ने जो लिखा था इडिपस रेक्स। ये तो उसके बाद जो 20th सेंचुरी के मशहूर फिलोसोफर सिगमंड फ्रॉइड ने जो इडिपल कम्प्लेक्स जो वहां से लिया था, वो इसी स्टोरी से लिया था, इडिपस रेक्स से। हालांकि इतना ज्यादा ये नहीं करता, लेकिन ये जो स्टोरी का थोड़ा सा जो जिस तरह से इडिपस को लेके पहाड़ी पे या किसी जंगल में फेंक के आता है, तो कोई एक
किसान लेके उसको पालता पोसता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे अब इसके बाद कुछ ये बताया नहीं है, बाया नहीं किया, बस यही है कि वहाँ पे फूट फूट के या ठा बोलते हैं, ठा करते हुए रोते हुए पाया। तो मुझे लगता है कि काचू सिकंदर खान ने खुद से लिखा भी है, वहाँ पे ठा करके रोते थे, तो शायद उसके नाम से ठाटा खान ही हुआ होगा। तो ये सिर्फ मेरा ही एक इन्फर है, बाकी तो मालूम नहीं उनका नाम कैसे आ गया। तो उनके गिलगित से भागने का एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट ये है कि उनके जो दुश्मन थे, उनके जो रकीब थे, उन्होंने ये फैसला किया कि हम किसी तरीके से उनको जाल में फंसा के मार देते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया जहाँ पे रक्स का माहौल हो, जहाँ पे नाच गाने सारे हो। जब वो ठाटा खान महू हो जाए नाच गाने में, तब उनको मार देंगे। जब ठाटा खान उस महफिल में चले गए तो वो भी रक्स करने लगा, थोड़ा नाचने गाने लगा। जब थोड़ा वो मारने वाले ही थे, जब उसके दुश्मन रकीब आके मारने वाले ही थे, तो साजंदुंग ने, वहां पे जो सिंगर्स थे, वहां पे जो ड्रम बजाने वाले, ऐसी साज ऐसी धुन बजाई जिससे ठाटा खान को पता चल गया, मालूम हो गया कि ये एक ट्रैप है। तो उन्होंने महल के बड़े स्तून पे जाके अपने जेब से अपने खंजर निकाला, खंजर को स्तून पे गाड़ दिया और उसी खंजर के ऊपर पांव रख के चिमनी के सहारे ऊपर चले गए, फिर वहां से भाग गए। तो ठाटा खान वहां से भाग के अपने दूध बाप और दूध बाई के हमरा वो लोग बल्तिस्तान पहुंचे। तो दूध बाप का नाम था सातीतम और दूध बाई का नाम मोतीतम। तो दूध बाप या दूध बाई का नाम इंग्लिश में बोलते हैं फॉस्टर ब्रदर या फॉस्टर फादर। तो ये हकीकी खूनी बाई या खूनी बाप नहीं होता, लेकिन ट्रीट करते हैं भाई की तरह या अपने बेटी की तरह या अपने बाप की तरह, इसीलिए उनको दूध बाप या दूध बाई बोलते हैं। तो जब वो लोग गिलगित से आके फिर लोग बल्तिस्तान पहुंचते हैं और बल्तिस्तान से पुरी के रास्ते जाके वो दरियाए सिंध में पहुंचते हैं। और दरिया सिंध का वो संगम जहां के आर पार दरगो होता है, दरिया सिंध के पार वो लोग उन दरिया को उबूर करना होता है। और एक यहाँ पे मौलवी हशमतुल्लाह खान की तारीख से भी काचू सिकंदर अली खान ने एक और तारीख नकल की है, तारीख गिलगित के ही, जिसमें खानदान शाही रईस के बानी अबूद गामो से अबूद गामो का बड़ा बेटा श्री बगोस्थम था। उसके सौतेले भाई ठाकन मीन्स ठाटा खान। तो काचू सिकंदर अली खान बोलते हैं कि ठाकन और ठाटा खान दोनों ही एक शख्स के दो नाम थे। तो ठाकन से तख्त छीनने के डर से दुश्मनी रखता था जो उसका सौतेला भाई था श्री बगोस्थम। तो क्योंकि ठाटा खान की मां गिलगित के आखिरी राजा गोईथम के नवासे थे, राजा अबूद गामो ने राजा गोईथम को कत्ल करके उनके खानदान में शादी कर ली थी। ठाटा खान उस डर से भाग गई। दरअसल ठाटा खान उस वक्त से भी भाग गई कि क्योंकि उसके सौतेले भाई उसको अपना तख्त का दुश्मन समझते थे, सबसे खतरा ठाटा खान को समझते थे। ये हिस्ट्री में, बादशाहों की हिस्ट्री में बहुत ही आम है ये, अपने भाई को ही अपना मद्दे मुक़ाबिल समझना, दुश्मन समझना और मार देते हैं। तो ठाटा खान भी इस तरह का ही अपना जो सौतेला भाई था वो भी उस ठाटा खान को इस तरह से ही सोचते थे। तो उसी डर से ठाटा खान वहां से भाग गए। तो जो मैंने पहला जो जिक्र किया, तो ये एक रिवायत का एक हिस्सा है, एक बाकी बहुत सारे रिवायत है। जो ये रिवायत जो नकल की है वो काचू सिकंदर खान ने अपने बुक में नकल की है। तो दरिया सिंध से दरिया उबूर करके दरगो पहुंचने के 2-3 रिवायत है, जहां यहाँ पे मैं 2 रिवायत बयान कर लूंगा। उसके बाद जब आएंगे तो मौजूद वक्त पे मैं वो रिवायत भी बयान कर लूंगा। तो उस वक्त मौसम सरमा खत्म हो रहा था, मौसम गर्मा स्प्रिंग सीजन शुरू हो रहा था। तो लेकिन यख अभी भी जमे हुए थे दरियाओं के ऊपर। तो दरिया के ऊपर यख जमे हुए थे, वो लोग यख के सहारे तीनों वहां पहुंचे दरगो। या दूसरी रिवायत ये है कि रस्सी के सहारे उन्होंने दरिया उबूर करके वहां पहुंचे थे। तो जो ही दरगो पहुंचते तो ठाटा खान के वो वहां का जो सरसब्ज मैदान देखकर, वो वहां के चश्मे का पानी देखकर काफी खुश हुए और यही चाह कि हम यहीं पे जिंदगी गुजारा करेंगे। और वहां पे उस वक्त दरगो में कोई आबादी नहीं था, कोई लोग नहीं रह रहे थे। तो ठाटा खान के जेब में एक अखरोट का दाना होता है, स्तरगा जिसके हम बोलते हैं। तो उस अखरोट के दाने को वहां पे नस्ब करके आगे चले जाते थे। तो आगे चले जाने के बाद वो लोग कुक्षो पहुंचते हैं। तो कुक्षो भी उस वक्त गैर आबाद था।
तो उसके हाथ में एक डंडा होता है और डंडे को वहां पे नस्ब करते हैं। तो जो मुकामी जो ओरल ट्रेडिशन से उसमें वो डंडा खुशक था, जो काचू सिकंदर खान बोलते हैं। तो जो एनेक्डोट्स ओरल जो ट्रांसमिशन होता है स्टोरी, उसमें खुशक बोलते हैं, लेकिन हिस्टोरियंस बोलते हैं कि वो खुशक नहीं था। तो ये करके टाटा खान दुआ करते हैं कि अगर हमारा इरादा सही हो तो ये जो अखरोट का जो मैंने बीज बोया और ये मैंने जो यहाँ पे जो पेड़ गाड़ा है, जो डंडा गाड़ा है, तो इनको सरसब शादाब करे ताकि हम यहाँ पे जिंदगी गुजार सकें। तो उसके बाद कुछ के बाद वो लोग चेसेथंग की तरफ चले जाते, चेसेथंग की तरफ। तो वहां से बिलारगू पहुंचते हैं। बिला लद्दाखी में या पुर्गी में बिल्ली को बोलते हैं, बिलारगू, रुगू मतलब नाव, ना इनको बोलते हैं। तो वहां पे 9 बिल्लियां वहां पे थी और टाटा खान को देखकर वो लोग खुश हुई, वो लोग नाच रहे थे और टाटा खान को खुश आमदीद कह रहे थे। तो उसके बाद बिलारगू से वो लोग ब्रोलमो पहुंचे। तो ब्रोलमो में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। तो बूढ़ी अम्मा टाटा खान को देख के बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद वो लोग पूछते हैं, बूढ़ी अम्मा पूछते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो टाटा खान ने कहा कि हम सोच जा रहे हैं। तो सोच जाते समय उन्होंने कहा कि खरुल में दरियाए सुरु और दरियाए द्रास के संगम पे एक बहुत बड़े टीले पर एक आदमखोर शेर रहता है और वो आदमखोर शेर आने जाने वाले मुसाफिरों को, राहगीरों को मार देता है, उनको अजियत पहुंचता है। तो टाटा खान कहते हैं बस मैं उसी को ही मारने जा रहा हूँ दादिया अम्मा। तो दादिया अम्मा बोलती है तो फिर अगर जा रहे हो तो एक तरकीब के साथ जाना, एक सेब का लकड़ी लेकर उसको नोकीला करके दो ये इस तरह से अपने हाथ में रखे, हाथ में इस तरह से बांध के जाना। जब वो शेर हमला करे तो जिस हाथ में वो जो आपने सेब का लकड़ी रखा उसको शेर के मुंह में घुसा देना और साथ ही अपने तलवार निकाल के शेर पे हमला कर देना। तो टाटा खान बोलते हैं हाँ में हाँ मिलाते हैं, चलो ठीक है मैं वही कर देता हूँ जो आपने कहा। जब वो लोग अब खरूल से निकलते हुए ये ब्रोलमो से निकलते हुए जब वो लोग खरूल पहुंचते हैं तो पहुंचने पे वाकई में वहां पे शेर होते हैं और शेर हमला कर देता है। तो टाटा खान ने उस दादी अम्मा के कहने पर उसी कहने पर अमल किया और शेर को मार गिराया। तो रिवायत में ये है कि कहते हैं कि उस वजह से टाटा खान बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए। तो ये एक रवायत। दूसरी रवायत में ये है कि बाद में जब टाटा खान सोच में पहुंचने के बाद ये अमल पेश आया था, उसके बाद टाटा खान काफी फेमस हुए थे पुरी में। तो आज हम यहीं पे रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आगे आने वाले एपिसोड में इसी तरह से टाटा खान का आगे कहानी जारी रहेगा। फिर इसी ही मौके पे मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। खुदा हाफिज।